अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और स्टूडेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट पर आज मैं रेड स्पॉट के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो रेड स्पॉट आप जानते हैं कि ये वो एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि ए लेवल्स जो कैम्ब्रिज बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पास पेपर से लिए गए होते हैं, और इनके जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो स्लाइटली हायर होता है किसी भी तरह के जो है वो एमसीक्यूज़ से। तो ये जो नस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, या जो आगा खान या फिर पीएमसी के जो है वो एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं और वो एक टफ़ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो उनके लिए रेड स्पॉट ये जो है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आज मैं इसमें जो है वो आपको चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स जो सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, उसके कुछ जो है वो एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू से यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि विच रिएक्शन इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 4 आंसर्स दिए हुए हैं, तो बताना है कि इसमें से कौन सा जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आप जानते हैं कि अल्कीन्स करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट वाला है अल्कीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। सेकंड में भी डबल बॉन्ड है, फोर्थ में भी डबल बॉन्ड है। जो थर्ड वाला है, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड के रिएक्शन और HCN के साथ, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की वजह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है कि बेंजीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एज शोन। बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से क्लोरोबेंजीन बन रहा है। विच टर्म डिस्क्राइब्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन होता है? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन which is liquid at room temperature decolorizes aqueous bromine, what could be the molecular formula of the compound? उसका मतलब ये जो डीकलराइज कर रहा है कोई ये कंपाउंड एक हाइड्रोकार्बन, तो उसका मतलब वो अल्कीन है। तो अगर हम अल्कीन की बात करें, अल्कीन या अल्काइन भी हो सकता है, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन बी भी करेक्ट लग रही थी, और ऑप्शन सी तो चलें C7H16 है, तो चलें ये तो नहीं होगा कि ये अल्केन है, और ऑप्शन डी भी करेक्ट लग रहा है। तो ए अल्काइन है, बी और डी जो है वो हमारे पास अल्कीन्स हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो है ये सब्सटेंस लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और इथाइन और इथीन ये गैसेज होते हैं। तो डी ऑप्शन जो डिकीन है ये हमारे पास करेक्ट हो गया, ये डिकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू उसके बाद है कि एट विच ऑफ द कार्बन एटम्स इज द मॉलिक्यूल बिलो इज इलेक्ट्रोफाइल अटैक मोस्ट लाइकली, कि इनमें से 4 पोजिशंस दिए हुए हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, कि इनमें से कहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ए पर, बी पर, सी पर या डी पर। देखिए ए पर जो है वो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, इस पर न्यूक्लियोफिलिक जो है वो एडिशन होगी। उसके बाद CH3 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। सी ऑप्शन है CH2Cl, तो यहाँ पर जो है अल्काइल हैलाइड है चुके ये, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो डी ऑप्शन पर जो हाइड्रोजन होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर इस डी पर अटैक कर सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपोगेशन स्टेप इन द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन व्हेन दे आर इरेडिएटेड विथ लाइट। कह रहे हैं कि बताएं इसमें से चेन प्रोपोगेशन का स्टेप कौन सा होता है जब मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन होता है। तो आपको पता है ये जब हम क्लोरिनेशन करते हैं मीथेन की, तो हम उस सूरत में 3 स्टेप्स हमारे पास होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो यहाँ प्रोपोगेशन स्टेप कब होता है कि जब मिथाइल रेडिकल में एक क्लोरीन जाकर अटैक करता है जो फ्री रेडिकल होता है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ आते हैं कि विच सब्सटेंस इन अ व्हीकल एग्जॉस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल। कह रहे कि बताएं कौन सा सब्सटेंस है जो कि व्हीकल के एग्जॉस्ट में होता है और वो हाइड्रोकार्बन फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से बनता है। देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन है जब वो कंप्लीट कंबस्शन कर लेगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन है जब वो कंप्लीट कंबस्शन करेगा, तो कंप्लीट कंबस्शन पर वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, अच्छा वाटर तो नॉर्मली कंप्लीट कंबस्शन में बनता है, तो ये CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कि इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से बन रहा होता है। उसके बाद जो अच्छा यहाँ पर जो नाइट्रोजन NO है, तो वो तो एयर से रिएक्शन की वजह से जो है वो बन रहा होता है NO, जो बाद में N2 में कन्वर्ट हो रहा होता है। 7th है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच प्रोसीड्स बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
इनमें से कौन सा एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो बाद में जाकर एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कराए? यहाँ देखें कि मिथाइल के पास टोल्यूइन है और टोल्यूइन पे CH3L2 ने अटैक किया और एक हाइड्रोजन का लगा के क्लोरीन आ गया और ये हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड बन गया। जो कंपाउंड हमारे पास बना है दिस इज़ कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड और यहाँ साइड चेन पर हेलोजनेशन हुई है फ्री रेडिकल। तो ये हमारे पास है कि सब्स्टिट्यूशन टोल्यूइन से सब्स्टिट्यूशन बना है, देन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 कह रहे हैं कि which would be the easiest initiating step in a free radical process, that is the one involving least energy। तो इनिशिएटिंग स्टेप क्या होता है? चेन इनिशिएशन जिसको हम कहते हैं। तो चेन इनिशिएशन आप जानते हैं कि इसमें क्लोरीन होता है वो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन की वजह से Cl को 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप है जो सबसे पहले स्टार्ट होता है रिएक्शन में हेलोजनेशन करते हुए। 9th है विच रिएजेंट एंड कंडीशंस आर यूज टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन शोन। कह रहे हैं कि ये टोल्यूइन है, दिस इज़ टोल्यूइन और टोल्यूइन को हमने पैराक्लोरो टोल्यूइन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें क्या होगा? तो क्लोरीन के अटैचमेंट के लिए आप जानते हैं हमें यहाँ पर क्लोरीन चाहिए होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ लेविस एसिड AlCl3। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Cl2 + AlCl3। नेक्स्ट इसके बाद है द रिएक्शन। 10th है sample of the gases CH3, Cl and Cl2 are mixed together and irradiated with light. Which compound is produced in trace amounts by termination stage in the reaction? कहते हैं कि मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन को मिक्स किया गया है एक साथ और इरेडिएटेड कर दिया गया लाइट के साथ। तो कौन सा कंपाउंड ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा चेन रिएक्शन में? तो सबसे थोड़ी अमाउंट में। ट्रेस अमाउंट से यहाँ पर मुराद होती है, ट्रेस अमाउंट यहाँ पर एक वर्ड है, ट्रेस मतलब होता है इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, इन अ लिटिल अमाउंट, एक बहुत थोड़ी सी तादाद में कौन सा प्रोड्यूस होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास फाइनली मिथाइल फ्री रेडिकल जो जनरेट हो रहे होते हैं ना, तो वो समटाइम्स वो क्या करते हैं कि जब वो मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं तो फर्दर वहाँ पर वो CH3Cl डॉट एक स्टेप आता है, CH3Cl डॉट हमारे पास CH2Cl डॉट यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो ये दूसरे CH2Cl डॉट से रिएक्शन कर सकता है और 1,2-डाइक्लोरो इथेन बना लेता है। तो ये बहुत ट्रेस अमाउंट में हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इसका करेक्ट हो गया। 11th MCQs है साइक्लोहेक्सा-1,4-डाइईन, ये स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सा-1,4-डाइईन का। उसका रिएक्शन किया जा रहा है ब्रोमीन के साथ टेट्राक्लोरोमीथेन में। तो क्या रिएक्शन होगा? तो ये अनसैचुरेटेड है ये, तो साइक्लोहेक्सा-1,4-डाइईन यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस 4 पोजीशंस पर हमारे पास ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रोमीन हमारे पास ये वाला जो है वो स्ट्रक्चर इसका सही होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन जो है वो इन डबल बॉन्ड के ब्रेकेज से चारों जगह पर जाकर अटैच हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन में बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद इट्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी प्रॉपर्टी है बेंजीन की जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी की वजह से वो प्रॉपर्टी बेंजीन में आती है? द बेंजीन में क्या प्रॉपर्टी आती है उसकी स्टेबिलिटी की वजह से? तो हम जानते हैं कि बेंजीन पाई बॉन्ड होने के बावजूद सैचुरेटेड हो जाता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो इट टेंड्स टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन एडिशन रिएक्शन। जो मेन प्रॉपर्टी आती है डीलोकलाइजेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से। 12th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 2 अल्कीन्स, दैट इज़ 1 ब्यूटीन एंड दिस इज़ 2 ब्यूटीन। यहाँ पर ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है दिस इज़ 1 ब्यूटीन और ये मॉलिक्यूल जो हमारे पास है 2 ब्यूटीन। इनमें क्या चीज़ें जो है वो सिमिलर हैं? इनमें सिमिलर तो ये बात होगी कि क्या नाइदर एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो ऐसा नहीं है 2 ब्यूटीन में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, नाइदर में भी पोलिमराइज्ड, ऐसा भी नहीं है, पोलिमराइजेशन भी हो सकते हैं दोनों। नाइदर रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू गिव 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन, ये सही है। ये दोनों में से कोई भी ब्रोमीन से रिएक्शन करके 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन नहीं देगा। अगर 1 ब्यूटेन करेगा तो 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन देगा और ये करेगा तो ये 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन देगा। 1, 4 दोनों में से कोई नहीं दे सकता। ठीक है, क्वेश्चन 14 है व्हाट हैपेंस व्हेन 1 मोल ऑफ इथेन इज मिक्सड इन द डार्क रूम एट रूम टेम्परेचर विथ 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन। याद रखिए कि जब भी कोई अल्केन है, दिस इज इथेन, इथेन इज आल्सो एन अल्केन, अल्केन कभी भी डार्क में रिएक्शन नहीं करता। ये एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है, ये हमेशा लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो ऐसा में डार्क में ए ऑप्शन करेक्ट होगा, देयर इज़ नो रिएक्शन।
ठीक है। 15th है, अ कंपाउंड V is added to a solution of bromine in tetrachloromethane and the color of the bromine is immediately discharged. Which one of the following could be compound V? The compound V है is added to a solution of bromine in tetrachloromethane and the color of the bromine is immediately discharged. Which one of the following could be compound V? ये compound V है जिसको ब्रोमीन के सॉल्यूशन में ऐड किया जा रहा है, जो टेट्राक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट में मौजूद है, और इससे क्या हो रहा है कि ब्रोमीन का जो कलर है ब्राउन कलर वो फ़ौरन से डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो वो कंपाउंड वी कौन सा होगा? तो देखें, अब कलर डिस्चार्ज हो जा रहा है तो इसका मतलब ये वी अल्कीन होगा कोई। तो अल्कीन में देखें बेंजीन तो नहीं हो सकता, वो सैचुरेटेड है, साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड है, मिथाइल बेंजीन ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड है। हाँ, पेंटीन हो सकता है जो ये काम कर लेगा। तो वेरी सिंपल एमसीक्यू से डी ऑप्शन होगा हमारे पास, दैट इज़ पेंटीन। नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ आते हैं। What is the correct set of conditions for the conversion of benzene into nitrobenzene? बेंजीन की जो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्जन है उसके लिए करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस हमारे पास क्या हो सकती हैं? ठीक है, तो अब बेंजीन को जब हम नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है कंसनट्रेटेड। तो या तो ये सी हो गया या तो ये डी होगा। अच्छा, टेम्परेचर यहाँ देखिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन की है, बेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस टेम्परेचर पर तो बेंजीन क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। तो 120 से कम लो टेम्परेचर पर हम ये वर्किंग कर रहे होते हैं। तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा विद द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17th है, व्हेन हीटेड विद क्लोरीन द हाइड्रोकार्बन 2,2-dimethyl butane undergoes free radical substitution in a propagation step the free radical X is formed by the loss of one hydrogen atom। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्लोरीन के साथ जब हीट किया जा रहा है तो जो हाइड्रोकार्बन है 2,2-dimethyl butane वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहा है एक प्रोपोगेशन स्टेप में, और जो है वो एक्स डॉट बन जा रहा है। तो ये हमारे पास 2,2-dimethyl butane मौजूद है और इस पर क्या हो रहा है कि एक Cl डॉट जो है वो जाकर इस पर अटैक करेगा, एक्स डॉट बनेगा। तो एक्स डॉट कितनी तरह के यहाँ पर अपने पास बन सकता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि CH3 हमारे पास कितनी तरह के मौजूद हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास देखें ये CH3 है, ये CH2 है, दैन ये कार्बन है। हमें अलग अलग यहाँ पर जो है उसको बनाकर चेक करना पड़ेगा कि कितनी तरह के हमारे पास, जब ये Cl डॉट जब यहाँ से इसके साथ रिएक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेगा, तो क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर निकलने की। तो हम ये देख सकते हैं कि कितनी तरह के हाइड्रोजन इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस कार्बन की बात करें, ये CH3 है तो ये CH2 से अटैच्ड है। एक तरह का कार्बन हमारे पास यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर ये CH2 है, ये CH3 के साथ और इस तरफ कार्बन के साथ अटैच है। दूसरी तरह का कार्बन यहाँ पे हमारे पास हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। इन तीन जगह पर हम देखें तो CH3 के साथ C अटैच है, CH3 के साथ C, CH3 के साथ C। तो ये तीनों एक ही तरह के हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो यहाँ या तो यहाँ पर अटैच होगा या यहाँ पर, या इन तीन में से एक जगह पर। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो है वो मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर हो सकती है। CH3 के H को हटाकर या CH2 के H हटाकर, या यहाँ से CH3 के H को हटाकर। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग के लास्ट हम इसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन बेंजीन इज़ नाइट्रेटेड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट विच अटैक्स द बेंजीन रिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इंटरमीडिएट? कह रहे हैं कि जो है वो जब बेंजीन की नाइट्रेशन की जाती है तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया जाता है, उससे एक इंटरमीडिएट बनता है, एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, मतलब जो बेंजीन पर अटैक करता है। तो नाइट्रेशन करने के लिए आपको पता है नाइट्रोनियमाइन बनता है, NO2+ जिसको हम कहते हैं। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 19th है, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स इज पॉसिबल टू प्रिपेयर बाय सब्जेक्टिंग इथेन टू रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन। अगर हम इथेन की सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो फर्दर हमें बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट मिल सकते हैं जिसमें आपके पास क्लोरीन अटैच्ड हो। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर कायरल कंपाउंड्स कौन से होंगे? तो कायरल कंपाउंड के बारे में हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ा है कि जो 4 अलग अलग कार्बन एटम से ज्वाइन हो वो कायरल होता है। जब हम इथेन की क्लोरीनेशन करते हैं तो हमें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं मिलता जहाँ पर चारों अलग अलग ग्रुप्स मौजूद हों, क्योंकि हमारे पास ग्रुप, जाहिर सी बात है आपको पता है कि सिर्फ क्लोरीन और हाइड्रोजन ही यहाँ पर हो सकता है। तो एटलीस्ट
जो है वो हर एक कार्बन पे 2 कार्बन या 2 हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा। उसका मतलब कोई भी जो है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इथेन का जो क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको कायरल कार्बन मिल सके। यहाँ पर इसके आंसर में आ जाएगा A0। तो मैं तमाम MCQs को ये अगरचे ये बड़े कुछ डिफ़िकल्ट MCQs कहलाते हैं, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द MCQs सो दैट वी कैन गेट टू नो कि हाउ टू पिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स दिस फॉर्म ड्यूरिंग द अमोनिएशन ऑफ या फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट्रेशन होना चाहिए, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के नाइट्रेशन से जो हमारे पास ये एक बनता है हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिस तरह का जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, इसके बारे में क्या बात सही है? इट इज़ अ प्लेनर। क्या ये प्लेनर होता है? नहीं, प्लेनर नहीं होता। हर जगह से तो प्लेनर होगा, यहाँ से नहीं है, चूँकि यहाँ से कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेकेज होता है, टूटा हुआ होता है। इट कंटेन्स अ कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर भी कोई नहीं है यहाँ पर कि 4 अलग अलग स्पीशीज से अटैच कोई कार्बन नहीं होगा। तो क्या इट एग्जिस्ट इन एदर्स अ सिस और ट्रांसफॉर्म, तो उसके अंदर सिस और ट्रांसफॉर्म भी उसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास सेम सिचुएशंस यहाँ पर बनेंगे। हाँ, इट कंटेन्स ओनली 1 टेट्राहेड्रली बॉन्डेड कार्बन एटम, तो ये ऐसा होगा कि यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये वाला कार्बन टेट्राहेड्रल होगा, चूँकि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज MCQs नंबर 20। 21st MCQs है नाइट्रोबेंजीन में बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन विथ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जब बेंजीन से रिएक्शन होता है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है वाटर के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर H पॉजिटिव आइन नाइट्रिक एसिड को देता है एज अ एसिड बिहेव करते हुए, और नाइट्रिक एसिड एज अ बेस बिहेव करते हुए उस H+ आइन को गेट कर लेता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास प्रोटोनेट कर रहा है नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका काम होता है C ऑप्शन, प्रोटोनेटिंग नाइट्रिक एसिड। 22nd MCQs है द फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्यूमिन प्रोसेस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज एज फॉलोज। जब फिनॉल बनता है जब क्यूमीन को बनाया जाता है तो क्यूमीन के लिए बेंजीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो होता है प्रोपीन का। तो होता क्या, यहाँ से पाई बॉन्ड से यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और इसी पॉइंट से जाकर ये जुड़ जाता है इसके साथ, और ये हमारे पास क्यूमीन बन जाता है, जिसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। अब कहते हैं कि अगर इसी रिएक्शन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन अंडर सिमिलर कंडीशंस बिटवीन बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सीन। कह रहे हैं कि अगर बेंजीन का साइक्लोहेक्सीन से अगर हम रिएक्शन करें तो सूरत में क्या बनेगा। अब साइक्लोहेक्सीन से मुराद आप जानते हैं यहाँ पर कि दिस इज़ बेंजीन एंड दिस इज़ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन में क्या होता है कि एक पोजीशन पर आपके पास इसके अंदर कहीं पर डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इसी पॉइंट से जाकर ये बेंजीन से अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा कंपाउंड साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। ये जो कंपाउंड है वो हमारे पास बनेगा, दिस कंपाउंड विल बी साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। 23rd which of the following reagents could best use to distinguish between हेक्सवानिन एंड मिथाइल बेंजीन। कौन सा रिएजेंट है वो हेक्सीन और मिथाइल बेंजीन के बीच में फ़र्क कर सकता है। तो मतलब ये हमारे पास आप जानते हैं अल्कीन है, तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, और मिथाइल बेंजीन हमारे पास यहाँ पर है, तो दिस इज़ सैचुरेटेड। तो ब्रोमीन वाटर इसको बहुत अच्छी तरह से इसके पीछे फ़र्क कर सकता है कि ये हेक्सवानिन तो ब्राउन कलर को डिस्चार्ज कर सकता है ब्रोमीन वाटर के, लेकिन मिथाइल बेंजीन नहीं कर सकता, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, Br2 इन CCl4। नेक्स्ट है 24 है व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट्स विद प्रोपीन इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच द ब्रोमीन रिएक्ट्स अटैक्स द प्रोपीन। तो जब ब्रोमीन का प्रोपीन के साथ रिएक्शन होता है, और प्रोपीन आप जानते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये हमारे पास अल्कीन है, तो अल्कीन में ब्रोमीन हमेशा ऐड हो रहा होता है, और कैसे ऐड हो रहा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू ऐड हो रहा होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, 25th MCQs है अ सैंपल ऑफ 1,2-डाईमिथाइल बेंजीन इज क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज्ड टू द करस्पॉन्डिंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड व्हाट इज द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ डाईमिथाइल बेंजीन। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन इसके अंदर होगी
कि हमारे पास जो है वो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन से हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है 1,2, मतलब कि हमारे पास डाइबेंजोइक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इसके हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकलेगा 106 निकलेगा, ये 166 है। तो 106 ग्राम 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन से 166 ग्राम आपके पास जो है वो 1,2 डाइबेंजोइक एसिड बन रहा है। 1 ग्राम से पूछ रहा है कि बताएं 1 ग्राम अगर हम लेंगे 1 ग्राम तो उससे कितना बनेगा 1,2 डाइबेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर रेशो मेथड अप्लाई कर देंगे। 106 से 166 बन रहा है तो 1 से x बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x के यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 166 डिवाइडेड बाय 106, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.56 ग्राम। तो 1.56 ग्राम बनेगा। यहाँ से हम यह 1.566 है तो ये राउंड ऑफ करके 1.57 हो जाएगा, ठीक है। 26 है टेट्रामिथाइल लेड। टेट्रामिथाइल लेड जिसका फॉर्मूला था PbCH3 ये इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शन को जब मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन होता है। एज आ मतलब इसको हम एज आ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो एज आ कैटलिस्ट क्यों यूज़ होता है? बिकॉज ये Pb और CH3 लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो मिथाइल रेडिकल को जनरेट करने में ये काम कर रहा होता है ताकि रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इट इज़ द सोर्स ऑफ मिथाइल रेडिकल, कि मिथाइल रेडिकल का जो है वो सोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 27, व्हेन मिथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, अ मिक्सचर ऑफ 2 मोनोब्रोमो आइसोमर्स इज फॉर्म। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज 2 आइसोमर्स? मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ कराया जाएगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो 2 प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर बनते हैं, तो जो कि मिथाइल बेंजीन है। और आप जानते हैं कि मिथाइल बेंजीन का मतलब ये होता है कि मिथाइल रेडिकल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो और पैरा पर जो है वो क्लोरीन हमारे पास लग जाएगा। ये डी ब्रोमीन हमारे पास यहाँ पर लग जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्थो पर और जो है वो पैरा पर हमारे पास ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हुआ है टॉलुइन के, ऑर्थो और पैरा पर। 28 है विच हाइड्रोकार्बन ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट वुड गिव इथेनोइक एसिड ओनली। देखिए हॉट और कोल्ड 2 कंडीशन पे हम अल्कीन्स की जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं। अगर यहाँ पर कोल्ड कंडीशन होती है तो फिर हमारे पास ग्लाइकोल्स बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं, और हॉट कंडीशन पे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो कैसे बनता है? पाई बॉन्ड की क्लेवेज से। जैसे यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूटने पर ये हमारे पास 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एसिटिक एसिड, और ये हमारे पास 1 कार्बन वाला बनेगा फॉर्मिक एसिड। कह रहे हैं कि कौन सा सिर्फ इथेनोइक एसिड देगा, सिर्फ एसिटिक एसिड देगा। यहाँ से अगर हम ब्रेक करेंगे तो देखें यहाँ से 1 एसिटिक एसिड और यहाँ से 2 एसिटिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया। इसमें यहाँ से अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से तो हमारे पास कीटोन बन जाएगा एसीटोन, और यहाँ से हमारे पास एसिटिक एसिड, और यहाँ से अगर हम ब्रेक करेंगे तो इधर से भी हमारे पास एसीटोन बनेगा और इधर से भी हमारे पास एसीटोन बनेगा। तो 28 MCQ है हमारे पास। देन 29 पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म व्हेन मिथाइल बेंजीन इज हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद अल्कलीन पोटेशियम मैग्नेट सॉल्यूशन एंड मिक्सचर देन एसिडिफाइड। कि कौन सा कंपाउंड है जो बनेगा जब मिथाइल बेंजीन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन की जाएगी। तो आप जानते हैं मिथाइल बेंजीन की जब ऑक्सीडेशन करता है टॉलुइन की तो हमारे पास बेंजोइक एसिड बनता है, दिस कंपाउंड। नेक्स्ट है 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C6H14 हेक्सेन का जो है वो शो किया जा रहा है P और Q। ठीक है, 2 अलग अलग आइसोमर्स बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है P और Q रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन से मोनोक्लोरो कंपाउंड बना रहे हैं। तो हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछ रहे हैं कितने होंगे इस फार्मूला C6H13Cl से जो कि P और Q से बन सकते हैं। तब देखें यहाँ पर हमारे पास ये P है, यहाँ पर हमारे पास Q है। अब हमारे पास ये P जो कंपाउंड है दैट इज़ 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन और ये 3 मिथाइल पेंटेन है। अब यहाँ पर अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखने होता है ना तो डिफरेंट कार्बन आइटम्स देखना होता है। यहाँ देखें इस कंपाउंड को CH3 इस कार्बन से अटैच है तो ये पहला हो गया। ये B एक है कि एक तरफ CH3 और एक तरफ H से अटैच है, ये B दूसरा हो गया। अच्छा CH3 इस वाले कार्बन को देखें तो ये कार्बन से सिर्फ अटैच्ड है तो ये A दोनों से सेम कार्बन है। ठीक है, यहाँ देखें CH3 एक तरफ C से और एक तरफ CH2 से अटैच हो एक नया कार्बन हो गया। यहाँ पर CH2 की तरफ CH2 एक तरफ CH3 से अटैच हो तो नया कार्बन हो गया। और यहाँ पे ये CH3 सिर्फ CH2 से अटैच तो एक नया कार्बन हो गया।
ABCDE हमारे पास 5 तरह के अलग अलग हमारे पास यहाँ पर कार्बन आइटम्स मौजूद हैं। तो 5 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके बन सकते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर इसके हमारे पास 5 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 डिफरेंट कार्बन आइटम्स अटैच हैं P के साथ। यहाँ देखें CH3 CH2 से अटैच है, पहला हो गया। अब यहाँ देखें ये CH3 CH2 से अटैच है, ये भी पहला। तो ये दोनों सेम कार्बन आइटम्स हैं। CH2 CH3 और कार्बन से अटैच है, ये CH2 CH3 और कार्बन से अटैच है, ये दोनों भी सेम हो गए, B भी दे दिया। ये कार्बन हमारे पास C हो गया और ये हमारे पास D हो गया। CH3 सिर्फ कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन और CH3 से अटैच्ड है। तो हमारे पास 3 डिफरेंट कार्बन है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 4, चूँकि ये भी CH3 भी है जो सिर्फ कार्बन से अटैच है। तो 4 डिफरेंट कार्बन आइटम्स हैं। तो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इससे बनेंगे P से और 4 बनेंगे Q से। तो हमारे पास ये B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि 5 आइसोमर जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स P के हैं और 4 जो है वो Q के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। 31 है द कंपाउंड हेक्स3-ईन-1-ओल, जिसको P से डिनोट किया जाता है। इसके स्ट्रॉन्ग लीफी स्मेल होती है न्यूली कट ग्रास जैसी, और इसको परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला ये है 3-हेक्सीनोल, मतलब 3-हेक्सीन-1-ओल है। 3rd पोजीशन पर डबल बॉन्ड अटैच्ड है और 1st पोजीशन पर ओएल है। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन P इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड एसिडिक KMnO4। कह रहे हैं हॉट कंसनट्रेटेड एसिडिक KMnO4 से जब रिएक्शन कराएंगे तो सूरत में क्या प्रोड्यूस होगा। तो देखिए यहाँ से बॉन्ड क्लेवेज होगी। सबसे पहले तो हॉट है, एसिडिक KMnO4 है, तो पहले यहाँ से ये हमारे पास प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। तो एक हमारे पास प्रोपानोइक एसिड बनेगा 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी कि यहाँ से हमारे पास इधर से भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा डबल बॉन्ड के ऑक्सीडेशन से, और यहाँ OH भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बन जाएगा। ये D ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, इसमें एक प्रोपोनिक एसिड बनेगा और एक जो है वो प्रोपन डाइओइक एसिड हमारे पास जो है वो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQs पे आते हैं। उसके बाद 32 MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कुड बी फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑफ ऑन एन अल्कीन ऑफ फॉर्मूला C4H8। C4H8 एक अल्कीन हमारे पास है और ये हमारे पास है असल में ब्यूटीन। कह रहे ब्यूटीन पे जब ब्रोमिनेशन इसके हम कराएंगे एडिशन रिएक्शन के थ्रू, तो क्या बन सकता है। याद रखना है कि हमेशा कंसेक्यूटिव कार्बन आइटम्स पर ब्रोमीन आकर अटैच होगा पाई बॉन्ड की ब्रेकेज से। ये देखें इस पर नहीं हो सकता क्योंकि इस कंसेक्यूटिव में सेम कार्बन आइटम्स हैं। यहाँ देखिए इस कार्बन और इस कार्बन पर अटैच है, कंसेक्यूटिव में, तो ये हमारे पास आंसर होगा। यहाँ देखिए ब्रोमीन सेम कार्बन पर अटैच है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए ब्रोमीन आइसोलेटेड अलग अलग एडजेसेंट पे नहीं अटैच है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, B ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया। 33 है कि हाइड्रोजन आयोडाइड अंडरगोज एन एडिशन रिएक्शन with propene forming 2 iodopropane. When propene is bubbled through iodine monochloride ICL dissolved in a suitable solvent, a similar reaction occurs. Which product will be present in the greatest yield? कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटेस्ट yield में हमारे पास जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं 2 आयोडोप्रोपेन है, वो बन रहा है किससे, प्रोपीन से। तो हमारे पास ये प्रोपीन हो गया। इसका कह रहे हैं ICL से इसके रिएक्शन कराते हैं। Cl पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, I पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेकेज होगी, असिमेट्रिकल अल्कीन है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी। तो जो लेस हाइड्रोजन एटम्स जहाँ पर होंगे, ठीक है, जहाँ पर लेस हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो है वो नेगेटिव वाला चले जाता है और पॉजिटिव वाला जहाँ पर मोर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वहाँ पर जाता है। तो आयोडीन यहाँ पर जाकर अटैच कर लेगा, सॉरी CH2 हो गई, और CCl यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। ये बन जाएगा CH2 कार्बन हाइड्रोजन Cl, उसके बाद क्लोरीन और यहाँ पर फिर आयोडीन। ठीक है, CH2 और यहाँ पर आयोडीन। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे यहाँ पर ये वाला C ऑप्शन जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, कि जब प्रोपीन का रिएक्शन ICL से ICL से होता है, आयोडीन मोनोक्लोराइड से होता है। तो 34 है द एरोमेटिक कंपाउंड दिस वाज मेड ऑन रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ हेड एक्वस अल्कलीन पोटेशियम पर मैग्नेट एंड द प्रोडक्ट वाज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ एक्वस एसिड। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फाइनल प्रोडक्ट। क्या बनेगा, सिंपल है भाई, 2 मिथाइल रेडिकल्स लगे, हम ऑक्सीडेशन करेंगे, मिथाइल रेडिकल्स कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, बेंजोइक एसिड में। तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास।
35 एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलाइजेस सर्टेन रिएक्शंस बाय फॉर्मिंग कार्बोकेटाइंस। ये कार्बोनियम आयन जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है विथ क्लोरोअल्केन्स एज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। दिस कैन अकर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि RCl जब AlCl3 से रिएक्शन करता है तो R प्लस अलग हो जाता है, जैसे क्लोरीनियम वगैरह आइंस, और Cl इसके साथ अटैच कर लेता है। क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि एल्यूमिनियम जो है उसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है, जो वो यहाँ से बॉन्ड Cl के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपल है कि ये इस वजह से होता है C, द एल्यूमिनियम एटम इन AlCl3 हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसका होता है, दैट्स ऐसा पॉसिबल होता है। 16 है द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 36 है द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ अल्केन्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अल्केन्स का जो रिएक्शन होता है कह रहे हैं कि जिसमें जो है वो आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, वो रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल होता है। ठीक है। विच लाइन ऑन द ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द अल्केन एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस नीड फॉर द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ द अल्केन। ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास, जैसे CH4 अगर आप ले लें और उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। और अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 2 लगा देंगे आप और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो एक के लिए यहाँ पर 1 मोल हमें चाहिए था। ये अगर आप C2H6 लेकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 + 2 4 है, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो एक के लिए हमारे पास जो है वो 4 चाहिए होगा। उसके बाद अगर हम इथेन की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, जब हम इसकी कंबस्टन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर 3 लगा देंगे और यहाँ पर 2 to 4 5 6 7 7/2 लगा देंगे। और जितना ज़्यादा आपके पास कार्बन है अल्केन में, उतना ज़्यादा आपको जो है ऑक्सीजन आपको चाहिए होगा। तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंक की तरह ये बढ़ रहा होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बस स्ट्रेट लाइन आएगी ना कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो रेशो हैं उनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्राफ अगर हम देखेंगे ABCD में से 4 ग्राफ में से स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास ये B वाली है, हमारे पास सही आंसर होगी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन B इसमें आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर ऐसे MCQs होते हैं कि MCQs तो नहीं होते हैं बट करेक्ट जो स्टेटमेंट होती है ना उसको हमें हाईलाइट करना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट थोड़े से ट्रिकी होते हैं और A लेवल्स वगैरह में इस तरह के काफ़ी आस्क किए जाते हैं। सिंध बोर्ड वालों के लिए इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इससे आपको मुश्किल MCQs सॉल्व करने का तरीका आ जाता है, वरना हम सिंध बोर्ड के तो काफ़ी आसान MCQs होते हैं। 37 है विच सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल। कौन सा सब्सटेंस प्लेनर मॉलिक्यूल पे होगा। प्लेनर से मुराद जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो बेंजीन में देखें sp2 होती है, ये प्लेनर है, तो ये हमारे पास बेंजीन हो सकता है पहला। और इथीन में भी sp2 होती है, ये भी प्लेनर है। क्लोरोहेक्सेन में sp3 होती है, तो ये प्लेनर नहीं है। तो बस 1 और 2 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहे हैं ठीक है, यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन कहा जा रहा था, सॉरी। साइक्लोहेक्सीन में कुछ कार्बन आइटम्स तो हमारे पास प्लेनर होंगे लेकिन सारे प्लेनर नहीं होंगे, ओवरऑल प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होगा। 38 है विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। किन पेयर ऑफ कंपाउंड के सेम एम्पिरिकल फार्मूला होंगे। इथेन एंड इथीन। तो फर्स्ट हमारे पास इथेन C2H6 एंड C2H4। 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 2 4, तो पहला तो नहीं होगा। सेकंड इथीन एंड साइक्लोहेक्सेन C2H4 एंड साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा C6H12 हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4 6 1 6 6 2 12। तो इथीन और साइक्लोहेक्सेन तो हमारे पास चले भाई सेम एम्पिरिकल फार्मूला इनका है। साइक्लोहेक्सेन एंड ऑक्टवनीन। साइक्लोहेक्सेन C6H हमारे पास 12 हो जाएगा और ऑक्टवनीन टोटल हमारे पास 6 कार्बन 8 कार्बन 1 2 3 4 5, मतलब ऑक्टवनीन मतलब ऑक्टीन ही है, समझ जाए, ठीक है। और C8H16। तो 2 3 = 6 2 4 = 12 2 4 = 16 2 8 = 16, ठीक है। उसके बाद 2 2 = 4 2 4 = 8।
तो आई थिंक हमारे पास सिर्फ सेकंड ही आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन। दिस इज C6H12, सॉरी 3 के टेबल से काट रहे हैं, 3 2 6, 3 4 12, ठीक है, 2 and 4 सही, सॉरी 2 and 4 होगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और ऑक्टोमन भी सेम एमिकल फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर पोल्यूटेंट्स इफ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। इनमें से पोल्यूटेंट्स क्या हैं अगर हवा में उसको छोड़ दिया जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक है, ये पोल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड भी पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन फैलाता है। और एरोसोल पार्टिकल्स कंटेनिंग लेड ऑक्साइड, ये भी हमारे पास एक पोल्यूटेंट होता है। तीनों पोल्यूटेंट्स हैं। क्वेश्चन 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वुड प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। कौन से मॉलिक्यूल मौजूद होंगे फोटोकेमिकल जब क्लोरिनेशन होगी मीथेन की। उसमें हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी, लेकिन HCl होता है हमारे पास जो बन रहा होता है चेन प्रोपेगेशन में। और डाइक्लोरोमीथेन भी होता है जो स्टेप 3 में चेन टर्मिनेशन में हमारे पास बन सकता है। 41 है, विच कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इथीन इन अ सिंगल रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड बन सकता है। इथीन बन सकता है, इथेन की मतलब इथेन बन सकता है। डायरेक्ट हम क्या कर लें, इथीन की हाइड्रोजनेशन कर लें। ये पॉलीइथीन है, पॉलीथीन बन सकता है इथीन को डायरेक्ट एक ही स्टेप में पोलिमराइज करके। और ये एथिलाइन ग्लाइकोल है, एथिलाइन ग्लाइकोल भी बन सकता है अगर हम इथीन की ऑक्सीडेशन कर दें। ये तीनों के तीनों हमारे पास सिंगल स्टेप पे बन सकते हैं। तीनों करेक्ट आंसर्स हो गए। 42 है, कैटालिटिक कन्वर्टर इज पार्ट ऑफ द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ मॉडर्न कार। विद्युत कारें जो आती है उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है जो हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज कर रहा होता है। विच रिएक्शन अकर इन कैटालिटिक कन्वर्टर, कौन सा रिएक्शन कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर होता है। तो पहला कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो भी हाइड्रोकार्बन होता है वो NO के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर पहला रिएक्शन है। तो ये हमारे पास हो रहा होता है, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को कन्वर्ट करो नाइट्रोजन गैस में ताकि वो हार्मलेस हो जाए। और CO और NO कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो निकलता है इनकम्प्लीट कंबस्टन से वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बनाता है। तो ये 1 और 2 ये दोनों रिएक्शंस हमारे पास हो रहे होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में, एक गाड़ी के इंजन के अंदर। CO2 और NO रिएक्शन साथ में नहीं करते, तो ये थर्ड रिएक्शन हमारे पास नहीं होता। फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो एग्जॉस्ट हो जाता है ना, बाहर निकल जाता है। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स इन क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। किस चीज़ से ये पता लगता है कि जब मीथेन की क्लोरिनेशन करते हैं तो फ्री रेडिकल्स की मौजूदगी होती है उस रिएक्शन में, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, तो ये नहीं हो सकता बिकॉज जिससे बस हमें ये पता लगता है कि मॉलिक्यूल्स ये जो रिएक्शन हो रहा है वो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब कौन सी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, ये हम नहीं बता सकते। सेकंड है द रिएक्शन प्रोसीड्स मोस्ट क्विकली इन सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, ये बता रहा होता फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमारे पास UV अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में हो रहा होता है। एंड इथेन इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन द प्रोडक्ट, और इथेन जो होता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो मिथाइल फ्री रेडिकल्स के अटैचमेंट से बनता है। इससे भी हमें ये सबूत मिल रहा होता है कि जो रिएक्शन हमारे पास होता है क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन का वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। 44 MCQs हैं, या ये कोई भी चूज़ द बेस्ट आंसर कह लें कि ब्रोमीन इज़ एन इनर्ट सॉल्वेंट इज एडेड सेपरेटली टू हेक्सेन, हेक्सीन, बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन। 4 चीज़ों पर ब्रोमीन ऐड किया जा रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल विद द ऑब्जर्वेशन भी सेम, किस में ऑब्जर्वेशन सेम होगा, मतलब किस में बेंजीन जो ब्रोमीन है वो डिकलराइज हो जाएगा। तो आप जानते हैं सैचुरेटेड को डिकलराइज नहीं करता, अनसैचुरेटेड को कर देगा। हेक्सेन एंड बेंजीन, तो इस फर्स्ट वाले में क्या होगा कि सेम डिकलराइज नहीं करेगा। हेक्सेन एंड हेक्सीन ऐसा नहीं होगा, हेक्सेन डिकलराइज नहीं करेगा, हेक्सीन कर देगा। थर्ड है हेक्सीन एंड मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन एरोमेटिक है, सैचुरेटेड है, तो ये डिकलराइज नहीं करेगा लेकिन हेक्सीन कर देगा। तो सिर्फ फर्स्ट वाला आंसर हमारा करेक्ट है कि हेक्सेन और बेंजीन पे हमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सेम देखने में आएंगे। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन सेंटर को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म ओनली 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। याद रखना है कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ एक बनाते हैं, असिमेट्रिकल एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं। साइक्लोब्यूटेन की बात हम करें, ये साइक्लोब्यूटेन है, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो ये हमारे पास बना लेगा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, सिर्फ एक तरफ क्लोरीन अटैच होगी। 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन, ये भी एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन जो दूसरा है ना 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमारे पास कह लें कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसमें एक से ज़्यादा हमारे पास जो है वो
क्लोरो प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूशन होगी। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, जो सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन। 46 है 2-methyl but 1,3-diene, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैन बी पोलोमराइज टू मेक सिंथेटिक रबर, इसको पोलोमराइज करके सिंथेटिक रबर बनाते हैं। स्ट्रक्चर मोनोमर का यहाँ पर बना हुआ है, ये आप देख सकते हो 2-methyl but 1,3-diene है। क्या पूछते हैं इसके बारे में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस कंपाउंड आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस कंपाउंड के बारे में? फर्स्ट, इट डीकलराइज एक्वस ब्रोमीन, क्या एक्वस ब्रोमीन को डीकलराइज कर सकता है? अगर हम देखें तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आ गई, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है। इट इज़ कायरली ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो ये कार्बन तो हटा दें, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 नहीं है, तो sp2 है। इस कार्बन को देखें तो ये 3 हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये कायरल नहीं है। ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये दोनों भी कायरल नहीं है, तो उसके अंदर कायरलिटी नहीं है, कायरल सेंटर कोई भी नहीं है। इट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ऐसा नहीं होगा भाई, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, चूँकि इथीन मौजूद है वहाँ पर, ठीक है। मतलब अल्कीन्स हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। 47 विच स्टेटमेंट अबाउट द कंप्लीट कंबसन ऑफ एन अल्कीन इन ऑक्सीजन आर करेक्ट, अल्कीन की जो कंबसन होती है कंप्लीट, उसके बारे में क्या बात करेक्ट है? पहला, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, कि जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं ना C2H, कोई हम अल्कीन ले लेते हैं C2H4, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं और ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। बैलेंस करें, यहाँ 2 आ जाएगा हमारे पास, देन हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 4 2 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये बैलेंस हो गया। कह रहे हैं ऑक्सीजन के जो मकदार है वो कार्बन एटम्स के लिहाज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उतनी ज़्यादा ही ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा, तो ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली वो कार्बन बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन की तादाद भी बढ़ेगी। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द सेम फॉर एज द कंप्लीट कंबसन ऑफ एन अल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल। कह रहे जो वॉल्यूम बनेगा गैस का, ये गैस है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यही गैस बनेगी, ये तो लिक्विड रहेगा। इज सेम फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ एन अल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड वाहिद गैसियस प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर चेक करें तो क्या कह रहे हैं कि गैस का वॉल्यूम जो 25 डिग्री पर प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा, सेम फॉर द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ एन अल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सेम वही बात है, चूँकि 2 मॉलिक्यूल को 2 कार्बन एटम चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल को 1 कार्बन एटम चाहिए होगा, ये भी सही है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड कह रहे हैं एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इट ऑलवेज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम जो बनेगा उसका वॉल्यूम डबल होगा कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम से, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, चूँकि ये दोनों 2 मोल हैं, 120 डिग्री पर दोनों गैसेस होंगे, दोनों के नंबर ऑफ वॉल्यूम भी सेम होंगे, तो थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पर है वो गलत है, क्योंकि सेम मोल्स के सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम होते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग चेन अल्केन्स आर कन्वर्टेड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इनटू अल्काइल सल्फेट्स फॉर यूज ऑफ डिटर्जेंट्स, फॉर एग्जांपल सोडियम लोराइल सल्फेट, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है सोडियम लोराइल सल्फेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंस, इनमें से क्या प्रॉपर्टी है इस सब्सटेंस की? इट पॉजेस बोथ अ वाटर अट्रैक्टिंग एंड वाटर रिपेलिंग पार्ट, बिल्कुल सही है। ये वाला जो पार्ट इसका होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, जबकि ये प्लस माइनस वाला पार्ट इसका वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है। तो फर्स्ट वाली पॉइंट यहाँ पर सही है, तभी तो डिटर्जेंट होता है, ये ऑयल्स को रिमूव करता है और ये आपका जो है वो डर्ट फिर उसके बाद रिमूव कर देता है, जो भी इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह मौजूद है। ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर एंगल्स आर टेट्राहेड्रल, याद है कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, हर कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो सारे के सारे टेट्राहेड्रल हैं, ये भी सही है।
ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर टेट्राहेड्रल। द अल्काइल चेन इज सॉल्युबल इन ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये वाले चेन वाटर ऑयल सॉल्युबल होती है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोफोबिक होती है तो ऑयल में ये ऐड हो सकती है जाकर, ठीक है। नेक्स्ट है 49 है। ये थोड़ा सा एक सबसे मुश्किल सवाल मुझे यही लगा रेड स्पॉट के अंदर कंप्लीट। तो ये देखते हैं, विच स्टेटमेंट्स अबाउट डाई अलाइल सल्फाइड आर करेक्ट। ये डाई अलाइल सल्फाइड है, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 114, जिसको गार्लिक से या अदरक से आइसोलेट किया जाता है। अदरक की स्मेल इसी की वजह से होती है, डाई अलाइल सल्फाइड की वजह से। कह रहे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑन कंप्लीट कंबस्टन 0.10 ग्राम ऑफ डाई अलाइल सल्फाइड प्रोड्यूसेस 0.23 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं कि जब कंप्लीट कंबस्टन करते हैं तो 0.10 ग्राम डाई अलाइल सल्फाइड क्या ये 0.23 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का बनाएगा। उसका हम देख, सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे डाई अलाइल सल्फाइड के। और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किस तरह से निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास 1 है, 0.10 ग्राम दिया हुआ है ना, ये 0.10 ग्राम के बारे में पूछ रहे हैं ना, 0.10 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास इसका 114 दिया हुआ है। जब उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.772 × 10⁻⁻⁴ मोल्स। तो कह रहे हैं कि कंप्लीट कंबस्टन जब हम कराएंगे इतने मोल्स की, तो क्या 0.23 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 मोल्स कार्बन के बनेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन की जब हम बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो क्या होगा, जितने भी आपके पास अगर 1 मोल अगर हम डाई अलाइल सल्फाइड लेंगे तो 6 मोल बनेंगे कार्बन के। तो n × 6 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ कार्बन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ जाएंगे। ये 8.772 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻⁻⁴ और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6 से, ये आ गया 5.2632 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। तो क्या इतना, अच्छा ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें, 44 से, इसके मॉलिक्यूलर मास है। जो भी आंसर है उसको 44 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 0.23 आंसर आ रहा है, 0.23। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो 0.23 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। कह रहे हैं कि जब यही 0.10 ग्राम डाई अलाइल क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं 21 cm³ SO2 का रूम कंडीशंस पर, रूम कंडीशन पर, STP पर नहीं कह रहा, रूम कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं इस टेम्परेचर पर। तो सेम हम अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें अगर हम पहले इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, तो जाहिर सी बात है कि एक ही सल्फ़र हमारे पास है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो n के बराबर ही होंगे। ठीक है, n के बराबर होंगे, मतलब कि यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, ये हमारे पास 8.772 × 10⁻⁻⁴ हो गए। और इसको हम और क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम बताना है, तो ये इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अच्छा, चूँकि STP नहीं है तो 20 हम यहाँ पर जो है वो 22.41 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि RTP पर, रूम टेम्परेचर पर किसी भी गैस का 1 मोल 24 dm³ ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये 8.772 × 10⁻⁻⁴ उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, सॉरी 8.772 × 10⁻⁻⁴ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो आंसर हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम का 0.021। ये 0.021 आगे हमारे पास ये आएगा डेसीमीटर क्यूब में। तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में चूँकि दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से भी। जब उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़, यू कैन सी इट, द आंसर इज़ 21.02 या 21.05। तो बिल्कुल सही बात है कि 0.1 ग्राम जब डाई अलाइल सल्फाइड हम लेंगे और उसकी कंबसन करेंगे तो 21 cm³ आपका SO2 बनेगा। और 0.10 ग्राम ऑफ डाई अलाइल सल्फाइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ब्रोमीन टू प्रोड्यूस 0.380 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं 0.10 ग्राम डाई अलाइल सल्फाइड जब ये रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ ब्रोमीन से तो प्रोड्यूस करेगा 0.380 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए जब ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा 1 2 और ये पाई बॉन्ड उठेगा 1 2, 4 जगह पर ब्रोमीन आ जाएगा। तो इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें 4 ब्रोमीन के
मॉलिक्यूलर मासेस को एटॉमिक मासेस को ऐड करना पड़ेगा। तो 114 प्लस एक ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास हमारे पास होता है दैट इज़ 79.9, उसको फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 114 प्लस 79.9 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आ गया 433.6। ये MFM आ गया हमारे पास इस कंपाउंड का जो बाद में बनेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अच्छा नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ से निकालना है, इससे हमें मॉलिक्यूलर मास हमने जो है वो निकाल दिया। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट क्या इसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं डाइल सल्फाइड के उससे, ये हो जाएगा 8.772 × 10⁻⁻⁴, तो जगह 0.380 यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 0.380। तो इट इज़ अ रियली अ टफ क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन इन दिस रेड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड वुड बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ इथीन विद एक्वस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो कह रहे हैं कि जब हम एक्वस ब्रोमीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, कौन से प्रोडक्ट्स के जो है वो फॉर्मेशन होगी हमारे पास। यहाँ पर देखिए हमारे पास किससे करा रहे हैं हम रिएक्शन, इथीन से करा रहे हैं। ठीक है, इथीन से जब हम कराएंगे रिएक्शन हमारे यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ इथीन। तो इथीन से जब हमारे पास एक जैसे Br2 रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो पहले तो क्या होगा कि एक Br जाकर अटैक कर लेगा, एक Br जो पॉजिटिव है वो जाकर अटैक कर लेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो पॉजिटिव ने नेगेटिव पर अटैच कर दिया, तो ये पॉजिटिव एक चार्ज यहाँ पर बच जाएगा। अब इस पॉजिटिव पर आकर Br भी अटैच कर सकता है और Cl- जो नमक का है वो भी अटैच हो सकता है। तो दोनों कंपाउंड्स हमारे पास पॉसिबल होंगे। ठीक है, देखा जाए तो उसमें हमारे पास यहाँ पर पहले तो Br अटैच हो गई, और Br के बाद या तो Cl अटैच हो गई या दूसरा Br अटैच हो सकता है। ये दो कंपाउंड्स हमारे पास पॉसिबल होंगे। एक Cl पहले अटैच नहीं होगा, इसमें ब्रोमीन पहले अटैक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है कि इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस हेप्टेन वेपर इज़ पास्ड ओवर अ हीटेड कैटलिस्ट टू मेक मिथाइल बेंजीन। कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हेप्टेन वेपर को पास किया जाता है हीटेड कैटलिस्ट से, मिथाइल बेंजीन या टोल्यूमिन बन जाता है। ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में हमने रिएक्शन देखा है कि अगर हम यही ले लेते हैं ऑक्टेन ले लेते हैं, तो ऑक्टेन के डिफरेंट आइसोमर्स अगर हम ले लें तो कौन सा 1,4-डाई मिथाइल बेंजीन बनाएगा। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब साइक्लाइजेशन करनी है, हाइड्रोफॉर्मिंग करनी है। देखिए अब ये 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड को अगर यहाँ से हम फर्स्ट से अगर यहाँ से हम इसको अगर जोड़ दें, लेट्स से कि इधर से जोड़ें इधर तक, तो 1 पर भी आ रहा है और 1, 2, 3, 4 पर भी हमारे पास मिथाइल आ जाएगा बेंजीन के साथ। ये फर्स्ट वाला हमारे पास बन सकता है। ठीक है, ये हमारे पास बन सकता है 1,4-डाई मिथाइल बेंजीन। सेकंड में अगर उसको यहाँ से यहाँ जोड़ें तो फर्स्ट पे आ गया और 1, 2, 3, 4 पर आया, तो सेकंड से भी क्या हो सकता है कि हमारे पास डाई मिथाइल बेंजीन बन सकता है। थर्ड से बात करेंगे, थर्ड से हम उसको यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो फर्स्ट पर तो आ रहा है, लेकिन 1, 2, 3, 4 पर नहीं, अगर 5th पर मिथाइल आ रहा है तो थर्ड वाला हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। ये 1,4-डाई मिथाइल बेंजीन नहीं बना सकता। ये हाइड्रोफॉर्मिंग का सवाल है साइक्लाइजेशन का, जिसमें हम एसाइक्लिक कंपाउंड को साइक्लिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट पेज की तरफ आते हैं। कह रहे हैं कि डायग्राम में एक सेक्शन है कैटालिटिक कन्वर्टर का शो किया गया है, एग्जॉस्ट सिस्टम जो कार का होता है, जिसमें हार्मफुल गैसेस को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस और वापर वेपर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जो चूँकि हाइड्रोकार्बन जो जल रहा होता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कम्बस्शन और NO प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसको कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, वो हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देता है ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। और जो कैटलिस्ट इसके अंदर होता है, जो नई जदीद गाड़ियों में था, प्लैटिनम और रोडियम कैटलिस्ट इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो विच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस कैटालिटिक कन्वर्टर। इस कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस ले रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है। पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट टुगेदर। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन साथ में इसमें रिएक्शन नहीं करते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट टुगेदर। ये होता है कि दोनों साथ में रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस बनता है। प्लैटिनम एंड रोडियम कैटालाइज रिडॉक्स रिएक्शन, और ये रिएक्शन प्लैटिनम और रोडियम कैटलिस्ट, ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, इसके अंदर जो कैटलिस्ट होता है, इसकी वजह से
ये CO और NO साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और वाटर बना लेते हैं। तो क्या होता है कि इससे ये हमारे पास हार्मफुल कंपाउंड हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इस कैटालाइटिक कन्वर्टर की वजह से होता है, जो प्लैटिनम और रेडियम कैटलिस्ट होता है असल में इसके अंदर। नेक्स्ट इज द सेक्स अट्रैक्टेंट ऑफ द हाउस फ्लाई इज मस्कुलर, द फॉर्मूला ऑफ विच इज़ गिवन बिलो। जो हाउस फ्लाई के जो सेक्स अट्रैक्टेंट जो इसके जो मॉलिक्यूल होता है वो मस्कुलर कहलाता है। इसका फार्मूला ये हमारे पास मौजूद है। ये हम देख सकते हैं कि ये अल्कीन है कोई, जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर इज आर करेक्ट। मस्कुलर के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है? इट विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, बिल्कुल करेगा, जो कि डबल बॉन्ड है। इट विल बी ऑक्सीडाइज बाय कोल्ड एक्वस अल्कनीन टू गिव अ डायोल। यस, कोल्ड केमोनोफॉस्फोरेशन करके डायोल भी मिलेगा, मतलब दो जगह पर OH की अटैचमेंट होगी, अल्कोहल होगा। इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पर स्टार्ट सेंटर तक कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इसका C थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो ये 53 MCQs 53 थे क्वेश्चंस यहाँ पर ये सॉल्व हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको A लेवल्स के जो रेड स्पॉट के MCQs थे वो मैंने आपको सॉल्व कराए। काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यूट्यूब में किसी ने नहीं सॉल्व कराया है रेड स्पॉट को, तो मैंने अभी एक चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर 7। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता तो इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स को भी मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो अगर कोई इशू है क्वेश्चंस के अंदर तो आप मुझसे लाजमी क्वेश्चन करें, मुझसे कमेंट में पूछ लें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को। अल्लाह हाफ़िज़।